Good morning, students. 12th Commerce, Economics, and today's topic is AP. लास्ट क्लास में हमारा दो टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के हुए थे, दैट इज टीपी एंड एमपी, राइट. टीपी इज अ टोटल प्रोडक्ट, जो हमने कल डिस्कस किया था. टोटल प्रोडक्ट, लेट्स रिवाइज द फॉर्मूला. टोटल प्रोडक्ट वी कैन फाइंड आउट बाय द टू वेज. दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सिग्मा एम पी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट के सारे मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम सिग्मा कर दें, वी कैन फाइंड आउट द टोटल प्रोडक्ट. वन ऑफ द अनदर फॉर्मूला ऑफ दिस वन, एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो क्या था, ए पी मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर. ठीक है ना. आप अगर एवरेज प्रोडक्ट को लेबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेबर का मतलब यहाँ पर एल का मतलब लेबर से है, और क्योंकि लेबर क्या है यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर है, तो आप समझने के लिए समझेंगे कि एपी को किससे मल्टीप्लाई किया है. जो तत्व परिवर्तन कर रहे हैं आप, जो साधन उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है जिसको चेंज कर रहे हैं, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक. नेक्स्ट रिवाइज द सेकेंड वन, दैट इज द एम पी, जो हमने कल डिस्कस किया था. एम पी इज व्हाट? एम पी इज द change in the total product due to the change in the variable factor. टोटल प्रोडक्शन में कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन किसकी वजह से? एक उत्पादन की जो परिवर्तनशील साधन है उसकी एक इकाई में परिवर्तन की वजह से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसके डिफरेंस को क्या बोला जाता है? एमपी बोला जाता है. वी कैन फाइंड इट बाय द टू वेज. हमने कल इसको दो तरीके से स्टडी किया था. पहला एक तो था टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन. दिस इज द वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला. एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल्सो द चेंज इन टीपी. चेंज इन मतलब टोटल प्रोडक्ट में चेंज. ये जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है, ये क्या है आपको? चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर. वो एक ही बात पड़ती है. आप कैसे भी इसको करें कि टीपी अपॉन में टीपी एन माइनस टीपी एन करें, और या आप क्या करें फर्दर, आप फर्दर करें चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन एल एल, यानी कि वेरिएबल फैक्टर. दैट इज क्लियर. नाउ केम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज वेरिएबल फैक्टर को कंसीडर करते हुए एक और आपने समझना है कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन का, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट. जो आपका एपी होता है दैट इज एवरेज, और जैसे ही वर्ड एवरेज आता है तो आपको समझ में आता है कि वी हैव टू डिवाइड समथिंग. व्हाट इज समथिंग? दैट इज द टोटल प्रोडक्ट को, क्योंकि हम निकाल प्रोडक्ट रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट एपी निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो मेन कंपोनेंट होगा वो टोटल प्रोडक्ट होगा. वो क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट. तो अगर हम इसकी डिफाइन बनाना चाहें तो एवरेज प्रोडक्ट की डिफाइन क्या बनेगी कि व्हेन वी डिवाइडेड द टोटल प्रोडक्ट टू द लेबर. अगर हम ये किससे डिवाइड करें? कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन यानी कि लेबर श्रम की इकाइयों से भाग करें, तो हमारा क्या आ जाता है? औसत उत्पादन आ जाता है. इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि हमने कहा कि आप 10 लेबर है, 10 लेबर टोटल प्रोडक्शन कितना करते हैं? 100 करते हैं. 10 लेबर प्रोडक्शन करते हैं आपका 100 यूनिट्स का, राइट. अब अगर एवरेज निकालने के लिए हम आपसे कहें कि व्हाट शुड बी द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वन लेबर. एवरेज का मतलब ही वन को सिंबलाइज करता है कि वन यूनिट ने कितना काम किया, वन यूनिट ऑफ लेबर ने. तो हमारा क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा? 100 अपॉन में 10, दैट इज की 10, यानी वन यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन, वन यूनिट ऑफ लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 10. इन द सिमिलर वे अगर मैं आपसे कहूँ 3 लेबर है, 3 लेबर ने मिलकर 12 क्विंटल जो है प्रोडक्शन किया है क्रॉप का, तो 10 क्विंटल का किया है, तो वन लेबर ने कितना किया होगा? तो 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4 क्विंटल. तो इतना तो हमें क्लियर होता है कि एवरेज इज टू डिवाइड बाय टोटल बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर. तो इसको आप एक्सप्लेनेशन क्या बोलेंगे कि जो आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं पर यूनिट, वेरिएबल फैक्टर चेंज करने की वजह से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है, आपका जो औसतन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? औसत उत्पाद कहते हैं, परिवर्तनशील. आपने इसका फॉर्मूला क्या बनाना है? एपी इज इक्वल्स टू में टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में लेबर. तो आपका किसका फॉर्मूला बन गया? ये एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पादन का आपका क्या बन गया? फॉर्मूला क्रिएट हो गया. नाउ कम टू द टेबल. टेबल पे ध्यान दीजिएगा. आपको वही सेम आपको मैंने टेबल क्रिएट की है. एक तो फिक्स फैक्टर है, एक वेरिएबल फैक्टर है. ठीक. फिक्स और वेरिएबल के सहयोग से क्या बनाया? आपका टोटल प्रोडक्शन क्रिएट हुआ है, कुल उत्पादन आया है.
ठीक, तो आपने क्या करा, तो जब आपका लैंड फिक्स फैक्टर फिक्स ही रहेगा तो टेबल में देखो 111 ही लिखा हुआ है। लेबर कितना है आपका, लेबर आपको पहली इकाई लगाई तो आपका कुल उत्पादन हुआ 2। जब दूसरी इकाई लगाई लेबर की, लैंड तो फिक्स रहेगी, दूसरी इकाई लेबर लगाई, अब 2 श्रमिकों ने मिलकर उत्पादन किया 5 यूनिट का। फिर एक और श्रम की इकाई लगाई तो 3 श्रमिकों ने मिलकर उत्पादन किया 9 यूनिट का, एंड सो ऑन करते हुए एक एक करके हम श्रम की परिवर्तनशील इकाइयों को बढ़ाते, क्योंकि श्रम क्या है, परिवर्तनशील तत्व है, वेरिएबल वेक्टर है, और जैसे एज सुन एज वी चेंज द वेरिएबल वेक्टर वी गॉट द टोटल प्रोडक्शन चेंज। टोटल प्रोडक्शन हमारा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन बढ़ते जाएंगे टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सीमा तक। आपको कल ही ये बात अच्छे से बता दी थी हमने कि जब भी आप जरूरत से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो किसका, फिक्स्ड और वेरिएबल का फैक्टर्स का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। But now today's topic is the AP, so only find out the AP. AP मतलब average product, तो आप क्या क्या होगा, 2 divided by 1 that is 2, 5 divided by 2 that is 2.5। भाई total product divided by में number of labor, total product है 9, labor कितने 3, 9/3 कितना हो गया 3, एंड द सो ऑन करते हुए आपका एवरेज प्रोडक्ट आपको निकालना है 11/4। तो 11 कितना आ जाएगा, 11/4 को सॉल्व करिए तो आ जाएगा 2.7 समथिंग, 12/5 दैट इज 2.5, फिर 12/6 दैट इज 2, 11/7 दैट इज 1 point something, एंड समथिंग इज योर्स 1.5। ठीक, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये थोड़ा सा कोने में चला गया है बट स्टिल आपको दिख रहा है कि एपी की वैल्यू क्या है। देखो फर्स्ट एपी इज योर 2, सेकेंड एपी इज 2.5। लेट्स सी द बिहेवियर हाउ एपी रिएक्ट्स। एपी रिएक्ट कैसे करता है, 2 फिर 2.5 3, यहां तक तो एपी हो रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको 2 2.5 3। एपी में बढ़ोतरी हो रही है, क्यों बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि टीपी में बढ़ोतरी हो रही है, बिकॉज टीपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि हम एक एक करके परिवर्तनशील तत्वों को बढ़ा रहे हैं, एक एक करके परिवर्तनशील तत्वों को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सीधी जाहिर सी बात है कुल उत्पादन बढ़ेगा। जब कुल उत्पादन बढ़ेगा तो औसतन उत्पादन भी तो बढ़ेगा, लेकिन यहां पर क्योंकि टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इसलिए एपी भी बढ़ रहा है। राइट, आगे मूव करो। 11/4 के बाद आया 2.7, टीपी स्टिल इंक्रीजिंग, 9 के बाद 11, लेकिन इसका छुपा हुआ तत्व क्या है कि टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन अब बढ़ने की दर कम होती जा रही है। पहले 3 था, अब 2.7 हो गया एपी, अब और घट रहा है, फिर और घट रहा है और घटता चला जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो एपी और टीपी के लिए जो आपको मेन चीज हम बता दें, टीपी एंड एबी, एपी, टीपी इज नेवर बी जीरो एंड नेवर बी नेगेटिव। पॉइंट टू बी नोटेड एंड कीप इट इन योर माइंड कि कुल उत्पादन कभी शून्य नहीं होता, ना ही ऋणात्मक होता है। क्या हो सकता है, आप कितने भी श्रमिक लगा दो, भाई कुछ तो होगा, क्योंकि इनिशियल पीछे से कुछ ना कुछ चला आ रहा है, पीछे से कुछ ना कुछ उत्पादन चला आ रहा है, तो बढ़ेगा तो सही, 2 5 9 11 12 11, अब आपका बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की दर चेंज हो जाएगी, और जब बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा तो घटने लग जाएगा, बट कहीं तक भी ऐसे नहीं पहुंचेगा कि जीरो हो जाए। दूसरी बात, जब जीरो ही नहीं होगा तो नेगेटिव होने का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। एंड सेम फॉर्मूला विद अप्लाई विद द एपी। एपी के साथ भी ऐसा होता है कि एपी भी हमेशा क्या हो रहा है, देखो कहीं पर 2 2.5 3, फिर घट रहा है 2.7 2.5 2, फिर और घट रहा है, बट इट नेवर बी जीरो, क्योंकि टीपी जीरो नहीं होता, क्योंकि कुल उत्पादन जीरो नहीं होता, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। इट नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव। कुल उत्पादन ना ही नेगेटिव होता है, और इसलिए एपी भी क्या होता है, ना ही नेगेटिव होता है ना ही जीरो होता है, बढ़ता और घटता हुआ आपको जरूर दिखेगा। दैट इज योर एपी। इज इट क्लियर? कुल जो औसतन उत्पादन होता है, इसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, टीपी पे डिपेंड करेगा। जहां तक टीपी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, फिर टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, तो इसने भी घटना शुरू कर दिया। दिख रहा है ना आपको, 2.7 2.5 2 एंड लाइक दैट। Now we are doing the theory of relation,
एपी, टीपी और एमपी का हम क्या बनाएंगे, रिलेशन क्रिएट करेंगे. So let's start with the table. This table is yours. Land is a fixed factor. You can see on the board 5 hectare है हमारे पास, fixed land है, that is a 5 hectare. Any measurement you can take on over. लेबर के कितने यूनिट्स हैं आपके पास, देखो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है. व्हेन वी आर पुटिंग 0, मतलब हमने अपना वेरिएबल फैक्टर जो है वो वेरिएबल फैक्टर हमने कुछ भी नहीं लिया, ठीक. फिर हमने एक एक करके इंक्रीज किया है. फिर उसके बाद हमारा टीपी का कॉलम क्रिएट है, एपी एंड एमपी. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अभी हमने एपी निकाला था, राइट. तो एपी कैसे निकलता है, टीपी डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर. तो 0, ये तो पहला 0 ही रहा. 5 डिवाइडेड 1 that is 5, 12 divided by 2 that is 6, 21 divided by 3 that is 7. समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि AP क्या होता है, TP डिवाइडेड बाय L, ठीक. तो ये आपका डिवाइड करके आया. 21 डिवाइडेड बाय 3 that is 7, 28 डिवाइडेड बाय 4 that is also 7. यहाँ 3 से डिवाइड था, यहाँ 4 से डिवाइड है, एंड सो ऑन. व्हेन यू सी द MP's रिएक्शन, आप देखिए MP देखिए हो रहा है 0, 5, 7, 9, बढ़ रहा है यहाँ पर. MP is increasing, MP is increasing, ठीक. MP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. अब 9 के बाद क्या आ गया, 7, और 7 के बाद एकदम 2, यानी नाउ MP is decreasing. वैसे तो यहीं तक डिक्रीज कर रहा है, MP is decreasing, राइट. फिर एक जगह 0 हुआ है जहां पर इसी सेकेंड स्टेज में ही ले लेते हैं हम, MP is decreasing and MP is equals to 0. एंड नेक्स्ट जो आपका स्टेज है, दैट इज स्टेज 3, MP becomes negative, MP is negative. या अब हमने पूरी टेबल को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, या फेज 1, फेज 2, फेज 3. जिस फेज में, जैसे कि ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज में MP इज इंक्रीजिंग, क्योंकि MP क्या है, बढ़ रहा है. देखो 5, 0, 5, 7, 9. पहले MP को TP से रिलेट करते हैं. ये क्यों आपका बढ़ रहा है, बिकॉज TP इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. देखो 5, 12, 21. TP MP जब तक बढ़ रहा है, आई एम सेइंग अगेन, जब तक MP बढ़ रहा है, TP बढ़ रहा है, बट विद द इंक्रीजिंग रेट. पॉइंट टू बी नोट, रेट यहां तक क्या है, इंक्रीजिंग. 5, 7, 9, इससे रेट पता चलती है हमको. MP के बिहेवियर डिसाइडेड द रेट ऑफ TP. MP का जो बिहेवियर है वही आपको क्या बताता है, TP की इंक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट बताता है. तो यहां पर 5, 0 से एकदम 5, 5 से फिर 7, 7 से 9, बढ़ रहा है MP बढ़ रहा है, बिकॉज TP इज इंक्रीजिंग at increasing rate. The main focusing thing is that increasing rate, right. अब सेकेंड स्टेज में देखिए, MP is decreasing, 7 to 0. 9 से 7 पे आया, पहले थोड़ा घटा, फिर 7 से 2 पे आया, बहुत तेजी से घटा, फिर 2 से तो बिल्कुल ही 0 हो गया. जब MP आपका डिक्रीज कर रहा है, यू कैन सी ओवर हेयर, MP क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है आपका यहाँ पर. क्यों कर रहा है, क्योंकि TP बढ़ तो रहा है, 28, 30, 30. TP इज इंक्रीजिंग, बट इंक्रीज की रेट जो हो गई है, बढ़ने की जो दर हो गई है, वो डिक्रीज कर चुकी है, पहले की अपेक्षा बहुत घट चुकी है. सो MP इज डिक्रीजिंग बिकॉज TP इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, घटती दर से बढ़ रहा है, घटती दर. बढ़ तो रहा है, बढ़ेगा. आपको बोला था, आप वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे बढ़ाओगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, तो TP तो बढ़ेगा भाई. जो अगला परिवर्तनशील तत्व लगा रहे हो आप, चौथा लेबर लगा रहे हो, तो कुछ तो उत्पादन करेगा. उसने उत्पादन किया 7 इकाइयों का, ठीक है ना. तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया, 28 हो गया. लेकिन पहले के मुकाबले
कम तेजी से बढ़ा। पहले 9 यूनिट बढ़ रहा था तीसरी जब आपने लेबर लगाई थी, अब चौथी लेबर लगाने पे उसका सहयोग कितने यूनिट का है? उसका सहयोग 7 यूनिट का है, यानी पहले से कम सहयोग मिल रहा है चौथे श्रमिक से। ऐसा नहीं है कि चौथा श्रमिक कैपेबल नहीं है, नहीं, यहाँ पर रेशो बिगड़ चुका है किसका? फिक्स्ड एंड वेरिएबल का। और अब धीरे धीरे करके जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनके ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स का जो बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो जब 5वां लगाया तो 28 से हुआ टीपी 30, तो 28 से 30 तो केवल कितना इंक्रीज हुआ? 2 इंक्रीज हुआ। तो टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन रेट ऑफ जो बढ़ने की दर है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। इसी में एक फेज ये था। अब सेकेंड फेज ये है कि व्हेन एमपी इज 0। एमपी 0 क्यों है? क्योंकि टीपी कांस्टेंट हो चुका है। 5वीं यूनिट लगाई थी तो भी 30 लेबर, 6ठी यूनिट लगाई तो भी 30 लेबर, यानी कि 5 इकाइयों से कुल उत्पादन 30 यूनिट का, 6ठी इकाई से कुल उत्पादन भी 30 यूनिट का। तो 6ठी इकाई लगाने का फायदा क्या हुआ? 5 से भी 30, 6 से भी 30, तो इसका मतलब 6ठे लेबर लगाने का कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, तभी तो एमपी 0 आया। तो इसका मतलब टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। यहां पर टीपी मैक्सिमम हो चुका है एंड कांस्टेंट, फिर भी तुम नहीं माने तो तुमने एक और श्रमिक लगा दिया। जब तुमने एक और श्रमिक लगा दिया तो उसका कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, क्योंकि अब यह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो चुका है किसका? फिक्स फैक्टर्स का। यहां पर इज इट क्लियर नाउ? अभी क्या हुआ है? एमपी 0 हुआ है, और एमपी 0 का मतलब क्या हुआ? एक अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा जो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने का, देयर इज नो बेनिफिट इन द प्रोडक्शन में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तभी तो 30 का 30 रह गया यहाँ पर। तो आपका एमपी हो गया 0। जब एमपी हो गया आपका 0 तो टीपी क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर टीपी की स्टेज क्या दिख रही है? मैक्सिमम। अब 30 के बाद घट रहा है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। राइट नाउ 2 स्टेजेस क्लियर हुई। दूसरी स्टेज के मैंने 2 पार्ट करे हैं आपको। दूसरे 2 पार्ट कौन कौन से करे हैं? एक तो हमने किया है कौन सा? जहां पर टीपी मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, और एक एमपी डिक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि टीपी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से। योर थर्ड स्टेज इज, दिस इज योर थर्ड नंबर ऑफ स्टेज। दिस इज द ऊपर वाला फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, एंड दिस इज योर थर्ड वन स्टेज। एमपी इज नेगेटिव। एमपी नेगेटिव है। एमपी का मतलब क्या है? दोबारा बोलो। एमपी का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने पर प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना? 1 एक्स्ट्रा लेबर लगाने पर, 1 एक्स्ट्रा लेबर कौन सा है? 6ठी से हो गई 7वीं इकाई। ठीक है, जब आपकी 6ठी से 7वीं इकाई हो गई यहां पर, तो आपका सीधी सीधी सी बात है, कुल उत्पादन कितना हुआ? भाई ये क्या हो गया? 30 से हो गया 28, उत्पादन बढ़ने की बजाय घट गया। ऐसा भी कभी हुआ कि श्रमिक को लगाने का नुकसान हुआ? हाँ, होता है। कब? जब आपके फिक्स्ड फैक्टर्स पर वेरिएबल फैक्टर का भार जरूरत से ज्यादा हो जाता है। कहते हैं ना, जब हम 4 लोग काम कर रहे थे तो काम अच्छा हो रहा था, 5वां आया तो भी काम उतना हुआ, तो कोई फायदा नहीं हुआ। दैट इज एमपी 0। लेकिन अगर हम बात करें कि हम एक और लेबर लगा लें तो कहते काम तो हो नहीं रहा, सब भीड़ सी इकट्ठी हो गई और काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अब उत्पादन पहले की बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? उत्पादन आपका घट गया। 28 30 से क्या हो गया? 28। तो एमपी इज नेगेटिव because now TP is decreasing. Now TP is decreasing. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो आपको ये रिलेशन बताया जाता है ना, तो ये रिलेशन से ही आपको ग्राफ बनते हैं, उसी से आपको पता चलता है कि कौन सा कब कहाँ क्लैश कर रही है चीजें। तो एक बार फटाफट रिवाइज करो। पहली स्टेज, दूसरी और तीसरी। जो फर्स्ट नंबर की स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, इसमें 1 से 3 यूनिट, देखो लेबर की 0 से 3, बल्कि बोलना चाहिए 0 से 3। ठीक है, आपने लेबर लगाया 0 से 3 यूनिट, तो यहां पर जब लेबर लगाया आपने 0 से 3 यूनिट, तो आपका टीपी इंक्रीज और एमपी क्या हो रहा है? एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 के जो है वो 2 पार्ट कर दिए हमने, पहला और दूसरा। स्टेज नंबर 2 में हमने क्या कहा कि एमपी डिक्रीज कर रहा है। एमपी देखो क्या कर रहा है? 720 डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि टीपी जो इंक्रीज कर रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसी का सेकंड पार्ट हमने स्टेज 2 में एक और चीज देखी, हमने समझी कि एमपी 0 भी तो है,
भाई जीरो का मतलब क्या होता है? एमपी जीरो का मतलब होता है कि टीपी क्या हो गया, अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, टीपी इज मैक्सिमम। अब यहां पे रुक भी गया है कांस्टेंट। हमने एक चीज और नोट की टेबल में कि मैक्सिमम तो है 35 से लेके इस टेबल में देखो 30 कांस्टेंट क्यों हो गया? अब रुक गया है, इसके बाद स्थिर हो गया है। अब इसके बाद अगर और बढ़ाओगे तो फायदे की जगह नुकसान पाओगे, तो कांस्टेंट। थर्ड जो स्टेज है आपकी, थर्ड स्टेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये जो सेकंड स्टेज थी, सॉरी, ये थी आपकी 4, 5, 6 लेबर, 4 to 6 लेबर, ठीक है। थर्ड स्टेज में 7th लेबर शामिल किया है हमने, और 7वां लेबर, 7वीं परिवर्तनशील इकाई लगाने पर एमपी हो गया आपका नेगेटिव। और जब एमपी नेगेटिव हो गया है तो हो क्यों गया है भैया? क्योंकि टीपी अब घट रहा है। क्यों घट रहा है टीपी? क्योंकि परिवर्तनशील साधनों का भार स्थिर साधनों पर जरूरत से ज्यादा हो चुका है, बिकॉज देयर इज ए इम्बैलेंस between the ratio of fixed and variable. Is it clear, student? This is your relation between the TP and MP. अब इसी को AP में साथ रिलेट और कर लो, क्योंकि AP का थोड़ा सा ही है। अब देखो 0, 5, अब इसी पहले AP के साथ देखो 0, 5, 6, 7, 7, यहां तक दिख रहा है आपको। अब MP AP का लो, MP का हो गया ना अब हमारा, अब AP का ले लेते हैं। एपी का क्या है? एपी के अंदर पहली जो स्टेज है, जो फर्स्ट नंबर की स्टेज है, उसमें क्या है? 0, 5, 6, 7, फिर 7 आ गया, तो यानी कि यहां तक तो एपी क्या है? इंक्रीज कर रहा है। एपी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है एपी, क्योंकि टीपी इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज टीपी इज इंक्रीजिंग। बिकॉज टीपी इज इंक्रीजिंग। दूसरी स्टेज ले लो, एपी अब यहां पर क्या है? कांस्टेंट हो गया, दिख रहा है आपको? एपी 7, 7 कांस्टेंट हो गया। एपी कांस्टेंट जब होता है, इसको एमपी से भी जोड़ेंगे, एपी जब कांस्टेंट होता है, एपी इज कांस्टेंट 7, 7, तब एमपी गिरना शुरू हो जाता है, एमपी इज डिक्रीजिंग, एमपी इज डिक्रीजिंग। 9 के बाद 7, यानी जब एमपी ने गिरना शुरू किया, जब एमपी ने गिरना शुरू किया, तब एपी हो गया कांस्टेंट। या ऐसे बोलो, एपी हो गया कांस्टेंट कब? जब एमपी ने गिरना शुरू किया। पहली वाली स्टेज में क्या था? 0, 5, 12 टीपी बढ़ रहा था, एमपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। इस इंक्रीजिंग टीपी एंड एमपी इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, दोनों को लिख लो, एपी को एमपी से भी और टीपी से भी। बात समझ में आई? थर्ड जो आपकी स्टेज है, थर्ड स्टेज पे देखो 7, 6, 5, 7, 6, 5, एपी गिर रहा है। कांस्टेंट के बाद क्या हुआ? एपी गिर रहा है। एपी गिर क्यों रहा है? क्योंकि एमपी ने भी क्या कर दिया? गिरना शुरू कर दिया, ठीक है ना? एपी इज डिक्रीजिंग, एपी इज डिक्रीजिंग। 6, 7 यहां पर कांस्टेंट, 6, 5, 4 गिर रहा है, क्योंकि यहां क्या हो गया है? एमपी इज डिक्रीजिंग। आया समझ में आपको? एक बार फटाफट दोबारा देखिए, एपी का और देख लो। एपी का क्या है? एपी 0, 5, 6, 7, एपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एपी इज इंक्रीजिंग बिकॉज टीपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। अब यहां लिखोगे एपी सेकेंड स्टेज पे कांस्टेंट 7, 7। जब एपी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एमपी ने गिरना शुरू कर दिया, एमपी ने क्या हुआ है? गिरना शुरू कर दिया। थर्ड स्टेज के अंदर 6, 5, 4 एपी ने गिरना शुरू कर दिया। एपी ने गिरना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि कुल उत्पादन भी गिर रहा है, कुल उत्पादन पहले की अपेक्षा कम हो रहा है, और एमपी ने भी क्या कर दिया? गिरना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? दिस इज योर ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टीपी, एपी एंड एमपी। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर टेकिंग द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ दीज थ्री। कल सेम इसका रिपीट होगा बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।